हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम लोग यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे। आज हम दिसंबर 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दोहा। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बरवे नहीं है, कुंडलिया नहीं है, सवैया नहीं है। क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है, जिसे अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आगरा बोली का क्षेत्र है। अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, छत्तीसगढ़ी है। तो आगरा ब्रज भाषा की बोली का क्षेत्र है। किसका? ब्रज भाषा का। तो आगरा की बोली क्या है? ब्रज भाषा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। तीसरा दिया गया है पंडिय शल सत बखाड़ई पंक्ति किसकी है? मीनपा की, शबरीपा की, गोरछपा की कि सबरपा की? तो इस प्रश्न को एफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विकल्प गलत दे दिया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था विकल्प में सरहपा। ये पंक्ति है सरहपा की। किसकी है? पंडिय सल सत बखाड़ई पंक्ति सरहपा की है, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसको एफ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार राम सिंह हैं, योगेंद्र हैं, हेमचंद्र हैं या मेरुतुंग हैं? तो परमात्म प्रकाश योगेंद्र की रचना है, जिनको हम लोग जोइंदू भी कहते हैं। तो किसकी रचना है परमात्म प्रकाश? योगेंद्र की। ये 6ठी शताब्दी के कवि थे और अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ इन्होंने ही किया था। अगला है प्रश्न आपसे 5 नंबर का, गोरखवाणी के संपादक हैं। तो गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, और आप लोगों को बताना है कमेंट में कि गोरखवाणी का संपादन इन्होंने कब किया था। मैंने आप लोगों को बताया है जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे गोरखनाथ को, तो वहाँ पे मैंने बताया है। तो याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है प्रश्न 6 नंबर का, किस रचना का दूसरा नाम आल्हखंड है? तो पता है आपको कि परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आल्हखंड है। ठीक, परमाल रासों का दूसरा नाम आल्हाखंड है। यह जगनिक की रचना है। यह लोक गेय काव्य है। जगनिक महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित थे। इनका रचना काल 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आल्हखंड के नाम से इसका प्रकाशन कराया था। ठीक, तो हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर में पूछा गया है पंक्ति, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम अबुल हसन था। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, अष्टछाप के कवि हैं। चारों में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? स्वामी हरिदास तो नहीं है, हित हरिवंश भी नहीं है, प्रियादास भी नहीं है, कुंभन दास आपके अष्टछाप के कवि हैं। ये अष्टछाप के सबसे बड़े कवि हैं। कुंभन दास अष्टछाप के सबसे बड़े कवि हैं उम्र में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर में पंक्ति दिया गया है और पूछा है कि ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति दिया है, हेरी महा तो दर्द दिवाड़ी, महारा दर्द न जाड़िया कोई। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। हेरी महा तो दर्द दिवाड़ी, मारा दर्द न जान्या कोई। मीराबाई ने लिखा है। मीराबाई के गुरु रैदास थे। चलिए अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में भी एक पंक्ति दिया गया है। पूछा है कि ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है। क्या है पंक्ति? मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबे के एक न देबे के दो। मांग के खइबो मसीत के सोइबो, लेबे के एक न देबे के दो।
तो ये पंक्ति कवितावली से है। किससे है? कवितावली में तुलसीदास ने लिखा है, मांगी के खइबो मसीत के सोइबो। 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में पूछा है कि मुल्ला वजही की रचना है। कुतुब मिश्तरी है, कदम राव है, शिकारनामा है, इरशादनामा है। तो मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मस्तरी। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं ये, और इन्होंने लिखा है कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी किसने लिखा है? मुल्ला वजही ने लिखा है। और इनकी एक और भी फेमस कृति है जिसको तो सब लोग जानते हैं, सबरस। तो आपको सबरस को भी ध्यान देना है और कुतुब मुस्तरी को भी ध्यान देना है। ठीक, कि 2 रचना है मुल्ला वजही की, एक कुतुब मुस्तरी है और एक सबरस है। चलिए, 12 नंबर में पूछा है कि कौन प्रताप शाही की रचना नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो काव्य विलास है प्रताप शाही की, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है और श्रृंगार मंजरी भी है। नवरस तरंग नहीं है क्योंकि नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। किसकी है? बेनी प्रवीण की। 13 नंबर में पूछा है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य, तो ये प्रबंध काव्य लिखा है लाल कवि ने। लाल कवि ने क्या लिखा है? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य। अगला है 14 नंबर में कि निम्न में कौन सा कवि नीतिकार नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। तो रहीमदास तो नीतिकार हैं, गिरधर कविराय भी हैं और दीनदयाल गिरी भी हैं, लेकिन गिरधर दास नीतिकार नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि गिरधर कविराय नीतिकार हैं पर गिरधर दास नीतिकार नहीं हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर में कि निम्न में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से 2 लेखकों का संबंध था, एक लल्लू लाल का और एक सदल मिश्र का। तो ध्यान देना है कि 2 लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, लल्लू लाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में की थी। किसने की थी? वेलेजली ने, कलकत्ता में। अगला है 16 नंबर का, गारशा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में, जिसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। फिर है 17 नंबर का कि अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला गया? तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो 1836 में निकाला गया। अंग्रेजी सरकार की ओर से जो अदालत में कामकाज की भाषाएं थीं वो देश की प्रचलित भाषा में करने का नियम लागू किया गया। कब किया गया? तो 1836 में। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। 18 नंबर में पूछा गया है कि लोगन कबित्त की वो खेल करी जानो है। किसकी पंक्ति है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है, लोगन कबित्त की वो खेल करी जानो है। 19 नंबर में पूछा है कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो बिल्कुल हमें पता है कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखा है और राम ध्यान मंजरी अग्रदास का है, श्री रामार्चन पद्धति तो रामानंद का है। कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास की रचना है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में दिया है पंक्ति कि ये पंक्ति किसकी है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी। तो ये जो पंक्ति है नाभादास की है। किसकी है? कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी पंक्ति नाभादास की है। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया 20 नंबर का। यहाँ पे 20 नंबर में दिया है कि हिंदू मग पर पाव न राखेऊं काजो बहुते हिंदू भाखेऊं। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। सूफी काव्य के कवि हैं ये नूर मोहम्मद। इन्होंने लिखा है कि हिंदू मग पे पाव ना राखे हो
काजो बहुते हिंदू भाग्यों किस रचना में लिखा है? अनुराग बासुरी में लिखा है, ये भी ध्यान देना है। ठीक, चलिए आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में दिया है कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीर का, रैदास का, धर्मदास का, दादू दयाल का। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे रैदास। ठीक, और रैदास आ जाएंगे। रैदास के बाद कबीर आते हैं, कबीर के बाद धर्मदास आते हैं, धर्मदास के बाद सबसे अंत में आपके दादू दयाल आते हैं। तो रैदास क्या है? सबसे पहले हैं आपके। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 23 नंबर पे। 23 नंबर में पूछा गया है कि इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशव का, रहीम का, घनानंद का, पद्माकर का। तो यहाँ पे सबसे बाद में आपके पद्माकर आएंगे। कौन आएंगे? पद्माकर। ठीक, क्योंकि आपके रहीम दास आएंगे 1533 में, केशव दास आएंगे 1555 में, और घनानंद आएंगे 1673 में, और सबसे अंत में आएंगे आपके पद्माकर 1753 में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन में है भारत जननी, तो ये तो है ही, भारत दुर्दशा भी है, अंधेर नगरी भी है, पर भारत सौभाग्य नाटक भारतेंदु का नहीं है। ये प्रेमघन का है और अंबिका दत्त व्यास का है। दो लोगों ने भारत सौभाग्य लिखा है, प्रेमघन और अंबिका दत्त व्यास ने। 25 नंबर में पूछा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? तो बाला बोधनी दिया है। तो बाला बोधनी तो मासिक पत्रिका थी भारतेंदु की, 1874 में निकलती थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की ये भी मासिक पत्रिका थी, 1877 में निकलती थी। सरस्वती 1900 में निकलती थी, ये भी मासिक पत्रिका थी। पर नागरिक प्रचारणी पत्रिका आपकी ये त्रैमासिक पत्रिका थी, 1896 में निकलती थी ये। ठीक, नागरिक प्रचारणी पत्रिका कैसी थी? त्रैमासिक पत्रिका थी, 1896 में निकलती थी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर में आते हैं। 26 नंबर में दिया है कि कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही मिल गया। रेहन पर रघु उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। क्या है? रेहन पर रघु 2008 में प्रकाशित हुआ है काशीनाथ सिंह का। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका शरावगी का है। और ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास रणेंद्र का है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का है। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर में दिया है कि निम्न में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? मतलब किस किस का जन्म 2011 में हुआ है ये बताना है। तो 2011 में आपके नागार्जुन आए हैं, अज्ञे आए हैं, केदारनाथ अग्रवाल आए हैं और शमशेर बहादुर सिंह आए हैं। तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बच्चन दे दिया है, हरिवंश राय बच्चन तो 1907 में है, तो ये ऐसे कट गया ऑप्शन हमारा। यहाँ पे त्रिलोचन दे दिया है, त्रिलोचन भी 1907 में है, ये भी कट गया हमारा। यहाँ पे डी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि अस्क दे दिया है, अस्क हमारे यहाँ 1910 में, भीष्म साहनी 1915 में है, तो ये भी कट गया। बचा हमारा सी ऑप्शन, नागार्जुन 11 में, अज्ञे 11 में, केदारनाथ अग्रवाल 11 में और शमशेर बहादुर सिंह भी 11 में है। अब है 28 नंबर का। 28 नंबर में दिया है दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जिरत चतुरचित प्रीत में असंगति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। 29 नंबर में पूछा गया है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास किसका है? तो 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास अनामिका ने लिखा है। किसने लिखा है? अनामिका ने, और 2008 में ये प्रकाशित हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी शेष कादम्बरी अलका शरावगी ने लिखा है। सेज पर संस्कृत मधु काकरिया ने। जीरो रोड उपन्यास नासिरा शर्मा ने लिखा है।
30 नंबर में दिया है कि कथा सतीशर की लेखिका कौन है। ये उपन्यास किसका है? कथा सतीशर। तो कथा सतीशर जो उपन्यास है ये चंद्रकांता का है। किसका है? चंद्रकांता का उपन्यास है कथा सतीशर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस पे व्यास सम्मान भी मिला है चंद्रकांता को, तो बहुत फेमस उपन्यास है इनका ये। 31 नंबर में पूछा है कि रस सूत्र के व्याख्याता कौन हैं। आपको पता है कि भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था उसके 4 व्याख्याता थे। तो कौन कौन थे? तो भट्ट लोलट थे, शंकुक थे, नायक थे, अभिनवगुप्त थे। लोलट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त, ये 4 रस सूत्र के व्याख्याता थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। 32 नंबर में आपका दिया गया है, बिल्कुल हमने 20 सही लगाया था। 32 नंबर में दिया है कि हिंदी का एक दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। कौन है? श्याम सुंदर सेन हैं। 1854 में ये प्रकाशित हुआ था समाचार सुधावर्षण। तो इसके संपादक श्याम सुंदर सेन हैं। और उदंत मार्तंड तो 30 में 1826 को प्रकाशित हुआ, जुगल किशोर संपादक हैं। हिंदी बंगवासी के बाल मुकुंद गुप्त हैं और सरस्वती के राधा कृष्ण दास व 4 अन्य संपादक हैं। 33 नंबर में पूछा गया है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रू रैनसम। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक किसने लिखा है? जॉन क्रू रैनसम ने लिखा है। ए ऑप्शन हमारा सही है। 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में दिया है कि राइटिंग एंड डिफरेंस ये जो पुस्तक है किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस। तो ये पुस्तक है जॉक देरिदा की। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसने लिखा है? जॉक देरिदा ने लिखा है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, ये आप लोगों को थोड़ा याद नहीं होगा, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जॉक देरिदा का लिखा हुआ है। 35 नंबर में दिया गया है एक कथन कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 36 नंबर में पूछा गया है कि सुअरदान के लेखक हैं। सुअरदान ये कृति है, इस दलित रचना है, इसके लेखक कौन हैं? तो सुअरदान के लेखक है रूपनारायण सोनकर। कौन है? रूपनारायण सोनकर ने लिखा है सुअरदान। फिर है आपका जाच लिखा है मनोज सोनकर ने, मुर्दहिया तुलसीराम ने, और गूंगा नहीं था मैं लिखा है जयप्रकाश करदम ने। 37 में दिया है अन्न है मेरे शब्द। किस कवि की कृति है अन्न है मेरे शब्द? तो ये जो कृति है एकांत श्रीवास्तव की है। किसकी है? एकांत श्रीवास्तव ने लिखा है अन्न है मेरे शब्द। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो आपसे पूछेगा कि अन्न है मेरे शब्द काव्य कृति के लेखक कौन है? तो एकांत श्रीवास्तव बताएंगे। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव ने लिखा है। आमीन आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का। 38 नंबर में पूछा गया है अनारो। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया का, चित्रा मुदगल का, मंजुल भगत का या राजी सेठ का? तो अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। किसका है? मंजुल भगत ने लिखा है अनारो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर में दिया है कि व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे माना गया है कि जीवनी है, पर यह गलत दिया है। व्योमकेश दरवेश क्या है? ये संस्मरण है। ठीक, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने संस्मरण लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करते हुए। तो ये संस्मरण हो जाएगा, जीवनी नहीं है।
व्योमकेश दरवेश की विधा क्या है? संस्मरण है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही, लेकिन ये जीवनी नहीं है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में पूछा है सुचरिता। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? मतलब ये किस उपन्यास की पात्र है सुचरिता? तो सुचरिता पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा का। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और उसी की पात्र है सुचरिता। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपको ध्यान देना है कि सुचरिता जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है। शेखर एक जीवनी में शेखर शशि सरस्वती है। पहला गिरमिटिया में मोहनदास है। राग दरबारी में वैद्य जी हैं। 41 नंबर में पूछा गया है कि रचना काल की दृष्टि से घटनाओं का या रचनाओं का सही क्रम बताइए। घटनाओं का नहीं, रचनाओं का। ठीक, रचनाएं दी गई हैं, इनका क्रम बताना है, कौन सबसे पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो यहाँ पे तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं काल के हिसाब से भी। यहाँ पे तो आदिकाल की रचना सबसे पहले कीर्ति पताका आएगी, फिर भक्ति काल की मानस आएगा, फिर रीतिकाल की रामचंद्रिका आएगी, फिर आधुनिक काल की कृष्णायन आएगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब डेट देख लेते हैं। तो कीर्ति पताका 13वीं शताब्दी में विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस 1574 में तुलसीदास का है। रामचंद्रिका 1601 में केशवदास का है। कृष्णायन 1943 में द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। चलिए 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में पूछा गया है कि रचना काल के आधार पे निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। कुछ रचनाएं दी गई हैं, ये आधुनिक काल की सारी रचनाएं हैं, तो इनका डेट बताना है और डेट के हिसाब से क्रम लगाना है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपकी साकेत आएगी 1931 में। साकेत कब है? गुप्त जी का है, मैथिलीशरण गुप्त का 1931 में। मंगला प्रसाद मिला है इस पे। फिर कामायनी है 1935 में, प्रसाद का, इस पे भी मंगला प्रसाद मिला है उनको। फिर दिनकर का कुरुक्षेत्र है 1946 में। फिर है अंधायुग धर्मवीर भारती का 1955 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा दिया है 43 नंबर का कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम बताइए। ये दिया है आपकी सूफी काव्यधारा के ग्रंथों को दिया गया है। तो मृगावती आएगी सबसे पहले 1503 में। मृगावती कब है? 1503 में है, कुतुबन की रचना है, सबसे पहले आएगी। उसके बाद ज्ञानदीप आएगी 1619 में। 1619 में शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है। फिर आएगी नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1744 में। फिर आएगी अनुराग बासुरी 1764 में, ये भी नूर मोहम्मद की ही है। तो मृगावती 1503 में, ज्ञानदीप 1619 में, इंद्रावती 1744 में, अनुराग बासुरी 1764 में। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही क्रम बताना है। शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो सबसे पहले हमारे आ जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म होता है 1864 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है? 1864 में होता है। इसके बाद आ जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी, इनका जन्म होता है 1884 में। इसके बाद आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म होता है 1907 में। और इसके बाद आएंगे विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म होता है 1926 में। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे 1864 में, फिर शुक्ल जी 84 में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में, फिर विद्यानिवास मिश्र 1926 में। तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा 45 नंबर का। 45 नंबर में निबंधों का सही क्रम बताना है। यहाँ पे कुछ निबंध दिए गए हैं, महादेवी वर्मा के हैं, हजारी के हैं, दिनकर के हैं, अज्ञेय के निबंध हैं। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का 1942 में। ठीक, फिर आएगा अशोक के फूल 1948 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर आएगा अर्धनारीश्वर 1952 में दिनकर का। फिर आत्मनेपद 1960 में अज्ञेय का।
तो सबसे पहले श्रृंखला की कड़िया 1942 में महादेवी वर्मा का, अशोक के फूल 1948 में हजारी प्रसाद का, अर्धनारीश्वर 1952 में दिनकर का और आत्मनेपद 1960 में अज्ञे का। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 46 नंबर में दिया है कि रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताइए। उपन्यास दिए गए हैं, इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो आपका हिंदी का पहला उपन्यास आ जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कब है, 1882 में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आएगा निस्सहाय हिंदू 1890 में राधा कृष्ण दास का। फिर आएगा ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में हरिऔध का। फिर देहाती दुनिया 1926 में शिवपूजन सहाय का। तो परीक्षा गुरु 1882 में है श्रीनिवास दास का। निस्सहाय हिंदू 1890 में है राधा कृष्ण दास का। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में है और देहाती दुनिया 1926 में शिवपूजन सहाय का आंचलिक उपन्यास है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, हमने एक ट्रिक याद किया है बचपन, जिससे इनके उपन्यासों का हम क्रम पता लगा लेते हैं। ब से बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले, च से चारुचंद्र लेख, प से पुनर्नवा और अ से अनामदास का पोथा। तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। और डेट भी इसका देख सकते हैं हम। डेट देखेंगे तो बाणभट्ट की आत्मकथा आ जाएगा 1947 में, ठीक। और चारुचंद्र लेख आएगा 1963 में, पुनर्नवा आएगा 1973 में और अनामदास का पोथा आएगा 1976 में। तो सी बिल्कुल सही है हमारा। अब आते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में आपको कहानियों का क्रम बताना है। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का क्रम। तो 11 वर्ष का समय है, दुलाई वाली है, पंच परमेश्वर है, दोपहर का भोजन है। तो सबसे पहले आएगा 11 वर्ष का समय, शुक्ल जी की कहानी है 1903 में। उसके बाद आएगा दुलाई वाली। दुलाई वाली किसकी कहानी है, बंग महिला की है 1907 में। फिर पंच परमेश्वर आएगा प्रेमचंद का, ये है 1916 में, ठीक। फिर दोपहर का भोजन आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये अमरकांत की कहानी है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय सबसे पहले, फिर दुलाई वाली, फिर पंच परमेश्वर, फिर दोपहर का भोजन। चलिए अब आते हैं हम 49 नंबर पे। 49 नंबर में हमें नाटकों का क्रम बताना है। रचना काल के आधार पे नाटकों का क्रम। यहाँ पे स्कंदगुप्त है, झांसी की रानी है, चंद्रावली है, कबीरा खड़ा बाजार में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा चंद्रावली, भारतेंदु का नाटक है 1876 में, ठीक। फिर आ जाएगा स्कंदगुप्त 1928 में, प्रसाद जी का नाटक है। फिर झांसी की रानी 1948 में, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। फिर कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भीष्म साहनी का नाटक है। तो चंद्रावली 1876 में भारतेंदु का, स्कंदगुप्त 1928 में प्रसाद का और झांसी की रानी 48 में वृंदावन लाल वर्मा का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भीष्म साहनी का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 50 नंबर में दिया है कि रचना काल के आधार पे प्रसाद जी के नाटकों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले राजश्री आएगा 1915 में, फिर अजात शत्रु आएगा 1922 में, फिर चंद्रगुप्त आएगा 1931 में, फिर ध्रुव स्वामिनी आएगा 1933 में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम 51 नंबर पे। 51 नंबर में दिया है आत्मकथाओं का क्रम बताना है। मेरी जीवन यात्रा दिया गया है, फिर अर्धकथा दिया गया है, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्ता दिया गया है। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि बी ऑप्शन होगा सही। सबसे पहले अर्धकथा आएगा डॉक्टर नगेंद्र का, फिर मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का, फिर आएगा हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर आएगा टुकड़े टुकड़े दास्ता अमृतलाल नागर का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन को यफ कर दिया है। अच्छा, यफ इसलिए किया क्योंकि अर्धकथा या अर्धकथानक होना चाहिए था वहाँ पे।
तो वहाँ पे वैसे भी बी ही सही होता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अर्धकथा आएगा, अर्धकथानक आएगा बनारसी दास जैन का, फिर मेरी जीवन यात्रा आएगा, फिर क्या भूलूं क्या याद करूँ आएगा, फिर टुकड़े टुकड़े दास्ता आएगा। तो वैसे भी बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होता। वहाँ पे अर्धकथानक लिखना चाहिए था पर लिख दिया था अर्धकथा, इसीलिए उस क्वेश्चन को एफ कर दिया है। 52 नंबर में यहाँ पे रचनाओं का क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा भारत भारती 1912 में, गुप्त जी की रचना है। फिर आएगा रस कलश 1940 में, हरिऔध की रचना है। फिर आएगा उर्वशी 1961 में, दिनकर की है। फिर सबसे अंत में आएगा सम्बुक, जगदीश गुप्त की रचना है। तो सबसे पहले भारत भारती, फिर रस कलश, फिर उर्वशी, फिर सम्बुक। ये ऑप्शन हमारा सही है। 53 नंबर में भी निराला की कृतियों का क्रम बताना है। तो निराला की रचनाओं में सबसे पहले परिमल आएगा, फिर तुलसीदास, फिर नए पत्ते, फिर आराधना। तो परिमल है 1930 में दिनकर का, तुलसीदास है 1938 में, और नए पत्ते है 1946 में, और आराधना है 1953 में। तो सबसे पहले निराला का परिमल आएगा 30 में, फिर तुलसीदास 38 में, नए पत्ते 46 में, आराधना 1953 में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 54 नंबर में उपन्यासों का क्रम बताना है रचना काल के आधार पे। तो सबसे पहले राग दरबारी आएगा, फिर धरती धन ना अपना आएगा, फिर महाभोज, फिर झिनी झिनी बिनी चदरिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं। राग दरबारी 1968 में है श्रीलाल शुक्ल का। धरती धन ना अपना 1972 में है जगदीश चंद्र माथुर का। नहीं, माथुर नहीं, केवल जगदीश चंद्र हैं, ये दलित उपन्यास हैं, दलित उपन्यासकार हैं। फिर महाभोज है 1979 में मन्नू भंडारी का। फिर झिनी झिनी बिनी चदरिया है 1986 में अब्दुल बिस्मिल्लाह का। तो सबसे पहले राग दरबारी 1968 में, धरती धन्ना अपना 1972 में, महाभोज 1979 में, और झिनी झिनी बिनी चदरिया 1986 में। यहाँ पे भाषाओं का क्रम बताना है विकास की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो आपका संस्कृत आएगा, फिर पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, फिर अपभ्रंश आएगा। तो बी हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे दिया भी है आपका क्रम कि संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत चली, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चला, और 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी चली। 56 नंबर में स्थापना दिया है। स्थापना दिया है कि साहित्यिक सामूहिक अवचेतन का निषेध है। जो साहित्य है वो सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क दिया है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों गलत दिया है, क्योंकि साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध नहीं बल्कि यह अवचेतन की संस्कृति है, और साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की ही अभिव्यक्ति नहीं होती, इसमें सभी मानव, जीव जगत, प्राकृतिक समाज इत्यादि आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तर्क और स्थापना दोनों गलत है। अगला है 57 नंबर में। 57 नंबर में स्थापना दिया गया है कि विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। स्थापना दिया गया है कि विषमता और दुख सुख का जो द्वंद्व है वो विकास का मूलाधार है, और तर्क दिया गया है क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो यहाँ पे स्थापना तो सही है, लेकिन तर्क क्या है, गलत दिया गया है, क्योंकि विकास जीवन के दो पहलू दुख और सुख के द्वंद्व से ही निश्रित होता है। विकास समानता और असमानता दोनों पर निर्भर करता है। तो हमारा यहाँ पे स्थापना सही है, लेकिन तर्क क्या है, गलत है। 58 में स्थापना दिया गया है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुमति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तो बिल्कुल सही है ये तो, और ये किसी का कथन भी है। और तर्क दिया गया है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभाव के खिलाफ संघर्ष करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों सही दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब है 59 नंबर का। 59 नंबर में दिया है स्थापना कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, ये मन के भीतर की वस्तु है। और तर्क दिया गया है
कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। तो यहाँ पे तो दोनों सही लग रहा है, देखते हैं क्या सही दिया गया है। नहीं, यहाँ पे तर्क गलत लग रहा है, स्थापना सही लग रही है। तो अब आंसर देखने से पता चलेगा कि क्या सही है इसका। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा स्थापना सही है, लेकिन तर्क क्या है, गलत दिया गया है। ठीक, ए सही आर गलत हो जाएगा, क्योंकि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है, ये गलत है। मन के बाहर भी सौंदर्य की सत्ता होती है, लेकिन स्थापना हमारा यहाँ पे पूरा सही दिया गया है। तो 59 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर पे आते हैं। 60 नंबर में स्थापना दिया है कि नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। बिल्कुल सही है। और तर्क दिया गया है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो स्थापना हमारा सही है, लेकिन तर्क क्या है, गलत है। 61 नंबर में आते हैं। 61 नंबर में स्थापना दिया गया है कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए। तो बिल्कुल सही लग रहा है। और तर्क दिया गया है क्योंकि प्रेम 2 कौड़ी का होता है। तो तर्क तो ऐसे ही गलत हो गया, प्रेम को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तर्क गलत है, लेकिन स्थापना सही दी गई है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न उपजे हाट बिकाए। प्रेम को न बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। तो हमारा सी सही हो जाएगा कि स्थापना सही है, लेकिन तर्क गलत है। 62 नंबर में आते हैं। 62 नंबर में दिया गया है स्थापना कि अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है क्योंकि अस्थाई साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो तर्क क्या है, गलत दिया गया है, जीवन की समस्याओं से उनका संबंध होता है। तो हमारा यहाँ पे स्थापना सही है, तर्क गलत है। 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर में स्थापना दिया है कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। और बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है कि इसीलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो तर्क यहाँ पे गलत दिया गया है और स्थापना हमारा सही है। तो 63 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 पे आते हैं। 64 में स्थापना दी गई है कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तो बिल्कुल सही है स्थापना। और तर्क दिया गया है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो तर्क गलत है, पर हमारा स्थापना बिल्कुल सही दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर पे आते हैं। 65 नंबर में स्थापना दिया गया है कि रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। ठीक, तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो यहाँ पे आपका स्थापना सही है, तर्क गलत दिया गया है। रस ब्रह्मास्वाद या ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन रस में लौकिक विषयों का आविर्भाव होता है। ठीक, तो इसीलिए हमारा तर्क क्या है, गलत हो जा रहा है। अगला है 66 नंबर का प्रश्न। 66 नंबर में सूची 1 में कवियों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो मिलान करना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम बिस्पाई जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी की है हिम तरंगनी। और सोहनलाल द्विवेदी की है भैरवी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए का थर्ड ऑप्शन। ठीक, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है वही, और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है। अगला है 67 नंबर का। 67 में पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ मिलान करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कविवचन सुधा। और अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका है पीयूष प्रवाह। प्रेमघन की पत्रिका है आनंद कादम्बनी। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। और ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका। तो ए का 4 ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख भी लेते हैं हम। कविवचन सुधा 1868 में है, पीयूष प्रवाह 1884 में है, आनंद कादम्बनी 1881 में है, हिंदी प्रदीप 1877 में है और ब्राह्मण 1883 में है। 68 नंबर में उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है।
तो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, इस पे इनको पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य अकादमी। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। राही मासूम रजा का है कटरा बियारजू और शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। और शहर में कर्फ्यू उपन्यास है विभूति नारायण राय का, तो इसे भी ध्यान देना है। शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय ने लिखा है। 69 में आते हैं। 69 में आलोचनात्मक ग्रंथ दिया गया है और उसके लेखकों से मिलान करना है। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और बिल्कुल हमने सही मिलाया है। ठीक। और साहित्य विधाओं की प्रकृति देवी शंकर अवस्थी ने लिखा है। चलिए आगे आते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिलान कीजिए। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है। भुवन किसका है? मृगनयनी का है। महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा की है और कुमारगिरी चित्रलेखा का है। तो 70 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। गोबर गोदान का, भुवन मृगनयनी, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी चित्रलेखा। और 71 नंबर का क्वेश्चन है काव्य संग्रहों को सुमेलित कीजिए उनके लेखकों के साथ। नहीं, पात्रों को सुमेलित करना है, कौन से पात्र किस काव्य रचना के हैं। तो यहाँ पे एक जगह नहीं दिया गया है, तो यहीं से हम मिलान कर लेते हैं। ठीक। चलिए, प्रियंवद किस रचना का पात्र है? तो प्रियंवद अज्ञेय ने असाध्य वीड़ा लिखा है, लंबी कविता है। प्रियंवद असाध्य वीड़ा का पात्र है। कमला प्रलय की छाया, प्रसाद जी की लंबी कविता है प्रलय की छाया। तो प्रलय की छाया का पात्र है कमला। औशनेरी उर्वशी के पात्र है, दिनकर का रचना है ये। नचिकेता आत्मजयी का है, आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखा है। तो नचिकेता पात्र जो है वो आत्मजयी का है। प्रमथ्यु पात्र किसका है? अंधायुग का है। तो प्रियंवद असाध्य वीड़ा का है, कमला प्रलय की छाया, औशनेरी उर्वशी, नचिकेता आत्मजयी, प्रमथ्यु अंधायुग। और 72 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? तो अभिव्यंजनावाद क्रोचे का सिद्धांत है। अभिजात्यवाद किसका है? तो अभिजात्यवाद जो सिद्धांत है टी.एस. इलियट का है। अस्तित्ववाद किसका है? अस्तित्ववाद है सार्त्र का। और विखंडनवाद है जॉक देरिदा का। विखंडनवाद किसका सिद्धांत है? जॉक देरिदा का। तो डी ऑप्शन हमारा सही है 72 का। चलिए 73 पे आते हैं। 73 में कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे दी गई है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी है ठेस और ठुमरी रेणु जी ने लिखा है। अमरकांत ने लिखा है दोपहर का भोजन। उषा प्रियंवदा ने लिखा है वापसी और यशपाल ने लिखा है पर्दा। और पुरस्कार तो प्रसाद जी की कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 पे आते हैं हम। 74 में निबंध दिए गए हैं और उनके लेखक के साथ हमें मिलान करना है। तो मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल का है। तो 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीति शुक्ल जी और रसाकेठक कुबेरनाथ राय का है। अब है 75 नंबर का और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन ही दिसंबर में 2012 में पूछे गए थे। तो 75 में पंक्ति दी गई है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, किसने कहा है?
तो ये कहा है प्रेमचंद्र ने। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। फिर है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये कहा है प्रसाद जी ने। फिर है कि करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये कहा है महादेवी वर्मा ने। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, तो करुणा सेंत का सौदा नहीं, ये हमने गलत मिला लिया, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी सब हमने सही मिलाया था, बस इसी का मिस्टेक हो गया। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, प्रेमचंद ने कहा है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो 75 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ये पेपर हमारा समाप्त होता है। हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया और तैयार भी हुआ होगा आप लोगों का। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा सभी के यहाँ। आप सभी को क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।